नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस हिंदी के वीडियो में। मित्रों, मैंने जो है टेट का एनालिसिस जब करवा रहा था तो उसमें मैंने बताया कि मैंने जो है काफ़ी वीडियोज़ हिंदी में आपको दे दिया है जो आपसे आपके टीचर रिलेटेड एग्जाम से संबंधित है। लगभग सारी वीडियो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए हिंदी के 7-8 वीडियो मैंने दिए थे, है ना। उन 7-8 वीडियो मैंने संधि को नहीं पढ़ाया था और संधि के विशेष वीडियो आपको अन्य सभी मतलब कि पूरे यूट्यूब पर बहुत हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे संधि पर। लेकिन आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं संधि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो आज हम संधि की शुरुआत करते हैं। और आपको संधि जो है मुझे लगता है कि 5-6 वीडियो अगर संधि की मुझे बनानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं संधि की 5-6 वीडियो बना दूंगा। हो सकता है 10 लेक्चर संधि की चली जाए, लेकिन संधि आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप डीएलएड का एग्ज़ाम दें, कहीं भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देते हैं तो संधि से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं संधि। मित्रों, संधि का जो वास्तविक अर्थ होता है, उस संधि का वास्तविक अर्थ होता है मित्रों जोड़, ठीक है। संधि का वास्तविक अर्थ जो होता है उसे कहते हैं जोड़। आप कुछ लोग कहेंगे भैया हम नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, तो आप जिस तरीके से हम बोल रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है और कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। संधि का जो वास्तविक अर्थ होता है उसका मतलब होता है जोड़। जब आपने टेट 2022 में पेपर हुआ 23 जनवरी को, उसमें आपने देखा कि समास का विलोम पूछा गया था। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है, आपने देखा। तो इसी तरीके से आपसे आगामी टेट एग्जाम में या आगामी प्रतियोगी परीक्षा में संधि का विलोम भी पूछ सकता है। तो संधि का विलोम, जब संधि का मतलब जोड़ होता है तो संधि का विलोम जो होता है मित्रों, संधि का विलोम लिख लीजिएगा। आपसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि का विलोम जो है मित्रों विग्रह होता है, ठीक है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप जरूर जान गए हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ और संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह, ठीक है। विग्रह का मतलब अलगाव। चलिए अब बात करते हैं संधि कहते किसे हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? संधि जो होता है मित्रों, वह जब हिंदी व्याकरण में संधि की बात करते हैं तो संधि जो है 2 वर्णों में की जाती है। 2 वर्णों के मेल को हिंदी व्याकरण में अगर संधि पूछी जाए कि हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को जो है संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो वर्ण कैसे हो तो यह ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा संधि की परिभाषा, 2 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के योग को संधि कहते हैं। आपको इसी तरीके से अपनी नोट्स बनानी है और 2 वर्णों के योग को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको परिभाषा लिख लेनी है। अब जो वर्ण होते हैं मित्रों, वह वर्ण कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। देखिएगा, जैसे मैंने आपको लिया, एक शब्द लिया विद्या। क्या लिया? विद्या। एक संधि शब्द, ये शब्द है। मैंने शब्द क्या है, वाक्य क्या है, वर्ण क्या है, इसके बारे में आप हिंदी का जो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अगर आपको हिंदी शून्य से सीखनी है तो उसे जरूर देखिएगा। विद्या मैंने एक शब्द लिया, उसके बाद एक शब्द मैंने लिया आलय। क्या लिया? आलय, ठीक है। विद्या शब्द लिया और आलय शब्द लिया। अब विद्या और आलय को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब हम करते हैं इसमें संधि। जब संधि करेंगे तो इसमें संधि का योग मतलब संधि का प्रयोग कहां हो रहा है? हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसमें संधि का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? देखिएगा, विद्या में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है बताएंगे आप। तो आप कहेंगे विद्या में जो आखिरी वर्ण है मित्रों वो क्या है? बड़ा आ है, इसे हम दीर्घ आ बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो आलय में पहला शब्द है, किसी 2 शब्दों में पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। इन दोनों के योग जो मिलता है वही संधि का नियम कहलाता है। उसी से संधि की नियम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आ धन आ मिलकर के यहां पर आ का निर्माण होगा और इसका जो संधि बनेगा उसे हम विद्यालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्यालय, ठीक है। और इस बात को मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप पहचानेंगे कि संधि वास्तव में संधि होती क्या है। एक ट्रिक है। ट्रिक यह है
कि जब भी आप संधि विग्रह करिए, देखिएगा इसे विद्यालय को आप क्या कहेंगे, विद्यालय को आप संधि कहेंगे, ठीक है, विद्यालय को आप संधि कहेंगे। और जो ये दोनों वर्ड जो है, दोनों शब्द, सॉरी दोनों वर्ड जो अलग अलग लिखे गए हैं, इन्हें हम संधि विग्रह बोलेंगे, ठीक है, इन्हें हम संधि विग्रह बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे कहा जाए कि विद्यालय का संधि विग्रह करिए तो विद्याधन आलय, ठीक है। आपसे कहा जाए विद्याधन आलय का संधि करिए तो विद्यालय, ठीक है। तो आप समझ गए संधि क्या है, संधि विग्रह क्या है, और संधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं। संधि का प्रयोग हमें किन वर्णों में करना पड़ता है, वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, लेकिन शब्द के किन वर्णों में मेल कराया जाता है, यह भी आपने जान लिया कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में हम संधि करते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रिक क्या है, आपको संधि विग्रह सही है या गलत है आप कैसे पहचानेंगे। संधि विग्रह सही है या गलत है पहचानने की ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक यही है, दोनों शब्द आपको मिलेंगे, दोनों शब्द जो आपको मिलेंगे उसका अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। यही आपकी ट्रिक है। जैसे आपको नहीं आता है, आप भूल गए कि यार यहां पे कौन सी संधि है, विद्याधन आलय आपको नहीं पता है, तो विद्याधन आलय यह संधि है, वास्तव में संधि है, संधि विग्रह है। आप कैसे पहचानेंगे सही है गलत है, बस आपको यह लगाना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि जो दोनों शब्द संधि विग्रह में आपको मिलेंगे उन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। अगर किसी भी शब्द का अर्थ नहीं निकलता है तो समझ लीजिए कि आपने जो संधि विग्रह किया है, वो जो ऑप्शन में संधि विग्रह दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें गलती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है और इस ट्रिक को ट्रिक नहीं है, बस समझने की बात है और यह संधि में लागू होती है। आप संधि विग्रह कर रहे हैं, जब तक दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा क्या मतलब है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा विद्या का मतलब विद्या होता है, और आलय का भी अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है मित्रों घर, ठीक है। अर्थात विद्या का जो आलय है, विद्या का जो घर है, वही विद्यालय होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं संधि के बारे में जो बेसिक पॉइंट होता है आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और बहुत ही आसानी से आपने संधि को समझने का काम किया होगा। आइए चलिए जानते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा संधि जो है, संधि के प्रकार, ठीक है। आप हेडिंग डालिएगा संधि के प्रकार, या इसे हम कहीं कहीं पर संधि के भेद भी लिखे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको संधि के प्रकार ही लिखना है क्योंकि आप हिंदी के व्याकरण को पढ़ रहे हैं। तो संधि के प्रकार में मित्रों संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि, ठीक है। दूसरा होता है मित्रों व्यंजन संधि। दूसरा होता है क्या? व्यंजन संधि। तीसरा होता है मित्रों, तीसरा क्या होता है बताइएगा? तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। ये सभी बेसिक पॉइंट है जिसे आपको जानना है, क्योंकि यहां से भी कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि कितने प्रकार के होते बताइए, ठीक है। स्वर संधि को हम संस्कृत के व्याकरण में अच संधि बोलेंगे, ठीक है, संस्कृत के व्याकरण में। यह भी जानना आवश्यक है क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है। और इसे जो है व्यंजन को हल संधि कहते हैं। अब इसे हल संधि क्यों बोलते हैं इसे हम बताने लगेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। प्रत्याहार की वजह से इसे हल संधि बोलते हैं, प्रत्याहार की वजह से उसे अच संधि बोलते हैं, कभी बताएंगे। और अभी जस्ट मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। विसर्ग संधि की बात करें मित्रों, जो विसर्ग संधि होती है उसे हम संस्कृत में भी एज इट सेम विसर्ग संधि ही बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, और जो एक वीडियो बनेगा, 2 वीडियो में हम स्वर संधि की समाप्ति करेंगे और उसके बाद तीसरे वीडियो में एक वीडियो में व्यंजन संधि, 1 वीडियो में विसर्ग संधि की समाप्ति कर देंगे, ठीक है। आइए चलिए स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि क्या होता है इतना आपने समझ लिया है। आगे मित्रों सबसे पहला जो संधि है आपके सामने वह है स्वर संधि। अब बात करते हैं, सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा लिखिएगा स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल या योग स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। स्वर के साथ स्वर संधि का मेल या योग क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं स्वर संधि की परिभाषा जो होती है, अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। अब समझ चुके होंगे कि स्वर के साथ स्वर का मेल मतलब पहले वर्ण का अंतिम, जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसका और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा उसका मेल,
अगर ये दोनों स्वर हैं तो उसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप समझ पाए होंगे। अब जो इसका जो क्लियरिफिकेशन होता है उसे आप समझ पाए होंगे कि स्वर संधि मतलब कहां पे लगेगा, कहां पे लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, अभी आपको क्या दिया? उदाहरण दिया विद्याधन आलय। ठीक है, ये स्वर संधि है। कैसे आप पहचानेंगे कि स्वर संधि है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। ठीक है, बड़ा आ, इसे दीर्घ आ बोलते हैं। और दूसरे शब्द का जो आखिरी वर्ण है वह भी आ है। ठीक है, आपने देखा कि स्वर के साथ ही स्वर का मेल हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वर के साथ ही स्वर का मेल हो रहा है, अर्थात हमें यहां से स्पष्ट हो गया कि भैया यहां पे कौन सी संधि है? यहां पे स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं, उसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? भेद की बात की जाए तो मित्रों, स्वर संधि के जो हिंदी व्याकरण में जो निम्नतम मतलब कि जो अमूमन आपको पढ़ाया जाता है उसमें आपको 5 भेद बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के, वैसे पूछा नहीं जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार, यहां पे देखिएगा स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के मित्रों 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं वह भी आप लिख लीजिएगा। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है मित्रों गुण स्वर संधि। क्या होता है? गुण स्वर संधि। ठीक है, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चौथा अगर बात की जाए, चौथा जो होता है मित्रों वह होता है यण स्वर संधि। क्या होता है? यण स्वर संधि। अगर पांचवें की बात करूं मित्रों, पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब अगर आपने संस्कृत का व्याकरण पढ़ा होगा तो स्वर संधि में एक और भी बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि। ठीक है, इसे हम पूर्व रूप संधि भी बोलते हैं, पूर्व रूप स्वर संधि भी बोलते हैं। इसे आप मतलब बॉक्स में बंद करिएगा कि अगर आपको हिंदी के व्याकरण में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो बस आप यही लिखिएगा, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अगर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप बता दीजिएगा कि भैया पूर्व रूप स्वर संधि भी हम स्वर संधि में पढ़ते हैं, लेकिन वो संस्कृत के व्याकरण में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब एक एक की बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, क्योंकि अमूमन जो अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। लेकिन हमें स्वर संधि को तो बेहतर पढ़ना ही है, स्वर के साथ साथ व्यंजन को भी बेहतर करना है, व्यंजन के साथ साथ विसर्ग को भी बेहतर बनाना है, अर्थात संधि से हमें कभी भी किंतु परंतु कोई न रह जाए, इस उद्देश्य से लेकर के निशांतयान वीडियो बना रहा है। ठीक है, चलिए आइए दीर्घ स्वर संधि की बात। देखिए, दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं मित्रों। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या होता है या उदाहरण क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम हिंदी के व्याकरण को पढ़ाते समय बीच में थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे संस्कृत के व्याकरण का, और मैं ये दावा करता हूं जो संस्कृत का मैं श्लोक लिखूंगा या शब्द लिखूंगा उसे मैं पूर्णतः आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का काम करूंगा। केवल आपको वीडियो को पूरे इत्मीनान से और थोड़ा सा विश्वास बना के देखना है कि यार बेहतर अगर कर रहे हैं तो बेहतर ही करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं। ठीक है, आपके लिए ही बेहतर कर रहे हैं। चलिए दीर्घ स्वर संधि की मित्रों की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में आपको एक पॉइंट, केवल इसका नियम क्या है वही आपको याद रखना है। इसका नियम यह है कि दीर्घ स्वर संधि में इसका एक संस्कृत में फार्मूला है, अकह समर्डे, अकह समर्डे दीर्घ। क्या है? अकह समर्डे दीर्घ। बस आपको यही याद रखना। अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि अकह समर्डे दीर्घ क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, आपने माहेश्वर का सूत्र अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि माहेश्वर के सूत्र आप याद कर लीजिए। ठीक है, माहेश्वर के जो सूत्र हैं उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आ ई उड़ा रिल रिका ए ओंगा ऐ औचा हा या वरट लड़ न्या मंगड़ नम झ भैया घढ़ धस जब गढ़ धस खफ छठ थच ट त व कपय सख सर हल। ये माहेश्वर के 14 सूत्र हैं, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप कक्षा 6वीं में था, मुझे तब से याद है, आपको भी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इसे याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो में तो मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको पूर्व ज्ञान की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं
तभी इतने बेसिक से उठाता हूं कि आपके दिमाग में वैसे भी कॉपी पेस्ट हो जाता है, लेकिन आप उसे याद कर लेंगे तो बेहतर आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अकह सवर्ण दीर्घ, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिएगा अक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अक का मतलब होता है अक प्रत्याहार। क्या होता है? अक प्रत्याहार। ठीक है, अक प्रत्याहार। अब देखिएगा अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंदर, इसके नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नियम यही है, अकह सवर्ण दीर्घ है। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आपको बताता हूं। आ, ई, उ, री और री। ठीक है, ये आता है। जब आप माहेश्वर का सूत्र देखेंगे तो उसके सूत्र में लिखा गया है आ, ई, उ, ड़, री। ये पहला फार्मूला है आ, ई, उ, ड़। दूसरा क्या है? री, री का। ठीक है, अब जब आपसे कहा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, तो यहां पे आ लिखा गया है और यहां पे क लिखा गया है। ये जो वर्ण आएंगे इसे हम अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहेंगे। अब इसमें आपको छोड़ना क्या क्या है, इसमें आपको वह छोड़ देना है जिसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात जो विसर्ग है उसे आपको छोड़ देना है। इसमें आपको अ, ई, उ, री और री मिल रहा है, इसे आपको ले लेना है। ठीक है, इसे आपको ले लेना है। आपसे कहा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, अगर आपको फार्मूला मतलब माहेश्वर का सूत्र पता है आ, ई, उ, ऋ, री का, इसमें आप देख सकते हैं कि आ, ई, उ, री और री, यह जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि इसका मैं थोड़ा सा आपके दिमाग से वो चीजें गायब करना चाहता हूं जो चीजें आप गोबर भर के दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, गोबर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए। अक प्रत्याहार सवर्ण का अक का मतलब क्या हो गया? अक प्रत्याहार। सवर्ण का मतलब क्या हो गया? समान वर्ण। ठीक है, समान वर्ण, समान वर्ण। ठीक है, तो दीर्घा मतलब दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाना। ठीक है, दीर्घ हो जाना। बस आपका जो है नियम तैयार हो गया। अब नियम कैसे लिखेंगे? नियम यही है कि आ, ई, उ, री, री। री क्या है? री जो है संस्कृत का स्वर माना जाता है, लेकिन वर्तमान के समय में री का कोई प्रयोग नहीं है, तो आप री को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, री फार्मूला मतलब कि नियम लिखिएगा कि यदि आ, ई, उ, री के बाद, आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आए, कोई समान स्वर आए, लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए। यदि आ, ई, उ, री के बाद, आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आए, समान स्वर मतलब समान स्वर का मतलब क्या हुआ? समान स्वर का मतलब यही है आ, ई, उ, री। ठीक है, लेकिन आ, ई, उ, री का मतलब यह ऐसा जरूरी नहीं है कि यह केवल छोटा ही आए। यहां पर लिख लीजिएगा ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, यहां पे ह्रस्व या दीर्घ लिख लीजिएगा। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, अर्थात बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकती है, बड़ा उ भी आ सकता है, बड़ी री भी आ सकती है। ठीक है, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर, समान स्वर का मतलब समान स्वर यही आ, ई, उ, री, यही समान स्वर है। समान स्वर क्या है? आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आए, समान स्वर में आप लिखिएगा, समान स्वर में लिखिएगा ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, यही समान स्वर है ना। आ, ई, उ, री के समान स्वर कौन सा है भाई? आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री के समान स्वर भाई आ, ई, उ, री ही है ना, यही तो है समान स्वर। तो आ, ई, उ, री चाहे ह्रस्व या दीर्घ आए और इसके बाद कोई समान स्वर मतलब यही स्वर चाहे ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है, परिभाषा आपको अकह सवर्ण दीर्घा मैंने समझाया कि अकह सवर्ण दीर्घा का मतलब अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण मतलब समान वर्ण आए तो दीर्घ हो जाना। अब नियम आपने हिंदी में भी लिख लिया। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण यहां पे मैं उदाहरण लिखता हूं यहां पे। ठीक है, आपके पास कोई बुक है तो आप उस बुक से उदाहरण देखिएगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 4, 6, 10 उदाहरण केवल बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सभी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, केवल थोड़े उदाहरण बताऊंगा जिससे आप समझ पाए। ठीक है, मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं धर्म धन आत्मा। क्या लेता हूं?
धर्म धन आत्मा। आपसे पूछा जाए क्या है, आप कहेंगे भैया यह संधि विग्रह है। क्या है? संधि विग्रह है। धर्म धन आत्मा, इसका जो संधि होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे भैया इसका संधि हो जाएगा धर्मात्मा। क्या हो जाएगा? धर्मात्मा हो जाएगा। अब कैसे धर्मात्मा हुआ समझिएगा। धर्म में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? आप कहेंगे भैया धर्म में जो आखिरी वर्ण है वो अ है। क्या है? छोटा अ है। उसके बाद आत्मा में जो पहला वर्ण है, आत्मा में जो पहला वर्ण है आप कहेंगे भैया बड़ा अ है। ठीक है, बड़ा अ है। आ के बाद अ ह्रस्व या दीर्घ अ है, उसके बाद दीर्घ आ गया। लेकिन दोनों मिल करके हमेशा जब भी निर्माण करेंगे, हमेशा जब भी निर्माण करेंगे तब भी किसका निर्माण करेंगे? हमेशा दीर्घ का निर्माण करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी समान वर्ण मिलेंगे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, जब भी निर्माण कार्य करेंगे हमेशा बड़का निर्माण करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। छोटका बड़का चाहे जो मिल जाए, यहां पे बड़ा अ यहां पे छोटा अ हो जाए तब भी बड़ा अ बनेगा। यहां पे छोटा अ यहां पे बड़ा अ है तब भी बड़ा अ बनेगा। मतलब बड़ा ही बड़ा बनेगा, दीर्घ ही दीर्घ बनेगा। चाहे छोटा अ मिले चाहे बड़ा आ, अच्छा बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाएंगे तब भी बड़ा आ का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा निर्माण जो होगा बाद में जो बनेगा वो हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अ और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं तो अर्थात धर्मात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मात्मा। ठीक है, आपसे बात करें महीधन ईश। क्या है? महीधन ईश। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? महीधन ईश का क्या हो जाएगा? ठीक है, महीधन ईश में हो जाएगा महिष। क्या हो जाएगा? महिष। ठीक है, महिष हो जाएगा। अब मही में आप देखेंगे, मही में जो है अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई है। और ईश में अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई है। ये दोनों मिलकर के हमेशा बड़ी ई का निर्माण करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। महीधन ईश का मतलब महिष। ठीक है, आपसे एक चीज और कहें, जैसे आपके सामने मैं उदाहरण देता हूं, देख लीजिएगा। उदाहरण है वार्ता धन आलाप। क्या है? वार्ता धन आलाप। ठीक है, देखिएगा वार्ता धन आलाप क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया वार्तालाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्तालाप। कैसे वार्तालाप हो गया? यहां पर वार्ता में अंतिम वर्ण आ है और यहां पर पहला वर्ण आ है। ये दोनों मिलकर के हमेशा जब भी समान स्वर छोटे या ह्रस्व या दीर्घ जब भी मिलेंगे निर्माण किसका करेंगे? बड़ा आ का। ठीक है, वार्तालाप हो गया। आगे बात करते हैं, एक उदाहरण आपके सामने लेते हैं। रजनीश, रजनीधन ईश। ठीक है, रजनीधन ईश। रजनीधन ईश क्या हो जाएगा? रजनीश। ठीक है, अब यहां पे कौन सी संधि है? आप कहेंगे भैया दीर्घ स्वर संधि। कैसे? यहां पे बड़ी ई, अंतिम में रजनी बड़ी ई और यहां पर ईश में बड़ी ई। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। रजनीश बन रहा है। ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण और लेता हूं। भूधन ऊर्ध्व। क्या लिखा गया है? लिखा गया है भूधन ऊर्ध्व। ठीक है, भूधन ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? भूर्ध्व। क्या हो जाएगा? भूर्ध्व। कैसे हो गया भूर्ध्व? भूर्ध्व कैसे हो गया? आप कहेंगे भैया भू में जो है बड़ा ऊ है और यहां पे ऊर्ध्व में बड़ा ऊ है, अर्थात इनका दोनों का मेल क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया, भूर्ध्व हो गया। ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण और लिखते हैं। पितृधन ऋण। क्या लिखते हैं? पितृधन ऋण। ध्यान रखिएगा, आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर छापते चला जा रहा हूं। आपको छापना तो छापना ही है, लेकिन आपको ध्यान से छापना है। ठीक है, पितृधन ऋण। पितृधन ऋण, यहां पर री आया और यहां पर भी री आ गया। हमने कहा कि जब भी री मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? बड़ी री का। किसका निर्माण करेंगे? बड़ी री। अब बड़ी री कैसे लिखा जाएगा? बड़ी री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बड़ी री, ध्यान रखिएगा। तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा? पितृधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। ठीक है, पितृण। ठीक है, पितृण हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूं गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश। क्या लिखता हूं? गुरु धन उपदेश। ठीक है, गुरुधन उपदेश लिखता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा गुरु में क्या है? अंतिम में छोटा ऊ है और उपदेश में क्या है? छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। ये हो जाएगा गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? एक गुरु में बड़ा ऊ लगेगा, रू में बड़ा ऊ, गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। अच्छा, आपको जो है आपकी परीक्षा में गुरुपदेश इस तरीके से लिख सकता है, गुरुपदेश। क्या ये सही है?
आप कहेंगे भैया ये गलत है, ठीक है, गलत है। क्यों? क्योंकि गुरूपदेश रा पे बड़ा ऊ की मात्रा जब लगाया जाएगा तो इस तरीके से लगाया जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इस तरीके से लगाया जाएगा गुरूपदेश। ये सही है, ये गलत है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा कठिन लगेगा वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन में और एक उदाहरण में और लिख देता हूं, देवी धन इच्छा। क्या लिखता हूं? देवी धन इच्छा, ठीक है, देवी धन इच्छा क्या हो जाएगा? देवी धन इच्छा, इसका हो जाएगा देवी इच्छा। क्या हो जाएगा? देवी इच्छा, ठीक है, देवी इच्छा हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये सब तो आसान है यार, सबको आता है। मैं आपको बताता हूं आता, हाँ सबको आता है, लेकिन आपको केवल एक बार देखना है और समझना है, और निशांत ज्ञान के माध्यम से आपको समझना है। निशांत का मतलब होता है ताजा, तरोताजा, बेहतर करने का एक प्रयास, और ज्ञान का मतलब ही होता है ज्ञान। तो ज्ञान को तरोताजा और बेहतर करने का प्रयास ही निशांत ज्ञान हमेशा करता है। तो यहां पर देखिएगा देवी धन इच्छा लिखा गया है। अब आपको कैसे लगेगा यहां पे? इस तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए, क्या भैया ये सही नहीं होगा? देवी धन इच्छा। कुछ लोग यह भी बोल सकते हैं भैया देवी धन इच्छा लिख दिया जाए, क्या ये सही हो जाएगा? तो मैं कहूंगा यार नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि देवी का मतलब कुछ नहीं होता है, वहां पे छोटी ई लगा दीजिए तो इसका अर्थ ही नहीं निकलता है। अर्थात इसका तो मतलब कुछ लोग कहेंगे भैया ये छोटी ई है और ये छोटी ई है, ये बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, देवी इच्छा सही हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं यार गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देवी में जब वहां पे छोटी ई आप लगा देते हैं तो उस देवी का कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा संधि विग्रह करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, जो दो शब्द आप बना रहे हैं उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दीर्घ स्वर संधि के जो उदाहरण होता है, जो नियम होता है, आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। एक संधि और मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, एक संधि आगे पढ़ाता हूं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि पढ़ाने के बाद इस वीडियो को दूसरे संधि की बात करते हैं, जो संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इस वीडियो का आखिरी संधि है। इसमें मैंने 2 संधि पढ़ाया, अगले वीडियो में मैं पांचों के पांचों संधि आपको पढ़ा दूंगा। देखिएगा वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं इसे संस्कृत वाले फार्मूले पर बताऊं तो इसका जो उदाहरण मतलब संस्कृत का फार्मूला होता है तो वृद्धि रेचि होता है। क्या होता है? वृद्धि रेचि, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वृद्धि रेचि को आपके सामने मैं थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस करने लगूंगा तो शायद हो सकता है कि आप डिसमिस हो जाएं। तो जो आसान था उसे मैंने बताया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार आप वृद्धि रेचि काहे नहीं बता रहे? वृद्धि रेचि आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप सीख जाएं बस, ठीक है, सीखने का प्रयास करिएगा। इसका नियम क्या है मैं नियम आपको लिखा देता हूं। इसका नियम यह है, यदि आ या आ के बाद, क्या है? यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या अय आए, ए या अय आए तो अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। और यदि ओ या औ आए, ओ या औ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है, ठीक है। इसका नियम यही है, बस यही आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि रेच जब भी आएगा, वृद्धि रेच जब भी आएगा आपको याद करना है, क्या याद करना है? ए या अय आए तो अय, ओ या औ आए तो औ, ठीक है। वृद्धि रेच में जब भी आएगा, जब भी आपको एक ही चीज ध्यान रखना है यार, ए अय आए तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ओ या औ आए तो भाई हमेशा वृद्धि का मतलब वृद्धि यार, वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, वृद्धि का मतलब वृद्धि, बस वृद्धि का मतलब बड़ा, लंबा, चौड़ा, ठीक है। ओ या औ आए तो वृद्धि होकर के बड़का बनेगा, हमेशा बड़का बनेगा। वृद्धि मतलब वृद्धि। ए या अय आए तो अय, ओ या औ आए तो औ। अब किसके बाद ए या अय आना चाहिए? क्या पहले ए या अय आ जाएगा? नहीं, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद। इसका नियम यही है, बस यही नियम है। इसे तो मैंने लिखा है शब्दों में, ठीक है। नियम यही है, इसे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आ या आ के बाद प्लस लिखा है, ए या अय आए तो अय, ओ या औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है एक धन एक। क्या है? एक धन एक उदाहरण है। बताइए भाई साहब इसमें कौन सा उदाहरण है, कौन सी संधि है? आप कहेंगे भाई हमको तो समझ में आ गया,
कुछ लोग होंगे यार नियम मैंने देखा, उसके बाद मैं आसानी से बता दूंगा। एक धन एक क्या हो जाएगा, एक का एक क्या हो जाएगा, एक का एक। एक धन एक दो नहीं होगा, एक का एक होगा। कैसे होगा, इसमें का में अंतिम वर्ड क्या आ रहा है, आ रहा है, छोटा आ रहा है, और यहां पर क्या आ गया, ए। आपने देखा, आपने नियम क्या पढ़ा, यदि आ या आ के बाद ए या आए आए तो हमेशा किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। आप देख रहे हैं आ के बाद ए आ रहा है, छोटा ए है, समझिएगा, ह्रस्व ए है, तो चाहे ह्रस्व ए आए, चाहे दीर्घ ए आए, चाहे छोटा आ आए, चाहे बड़ा आ आए, तब भी किसका निर्माण होगा, ए आने पर ए का निर्माण होगा, ओ आने पर औ का निर्माण होगा। ठीक है, तो आ के बाद ए आया तो इसका मतलब बड़ा ए का निर्माण हुआ। तो एक 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 इस तरीके से हो जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसे हम साथ में कैसे लिख देंगे, एक एक इसी तरीके से लिखेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अरे बेहतर तो समझ में आ रहा होगा ना। चलिए दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। एक दूसरा उदाहरण में लिखता हूं, सदाधन एव। क्या लिखता हूं भाई साहब, सदाधन एव। ठीक है, सदाधन एव लिखता हूं। अब यहां पर बताइएगा सदैव में कौन सी संधि है। आप कहेंगे यार हमको तो पता चल गया, कैसे, नितिन सर ने पढ़ाया है। सदैव में जो है यार आ के बाद ए आ रहा है तो ए हो जाएगा, आ के बाद ए आ रहा है तो ए हो जाएगा। अर्थात यार समझ में तो आ गया यार, वृद्धि स्वर संधि है, सर ने पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, है ना। चलिए यहां पर देखिएगा बड़ा आ रहा है और यहां पर जो है ए आ रहा है। ठीक है, बड़ा आ और ए मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। जब भी बनेगा हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। ठीक है, समझिएगा, या क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण मैं और लेता हूं, तीसरा उदाहरण, महाधन औषध। क्या है, महाधन औषध। महाधन औषध की बात करते हैं। महाधन औसत में कौन सा मतलब कौन सी संधि है। आप कहेंगे यार महा में अंतिम वर्ण जो आ रहा है बड़ा आ रहा है, और औसत में जो आ रहा है पहला वर्ण ओ आ रहा है। सर ने बताया कि आया आ के बाद ओ या ओ आए तो हमेशा ओ का निर्माण आएगा, चाहे छोटा ओ हो चाहे बड़ा ओ हो। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। मैं छोटा ओ बड़ा ओ बोल रहा हूँ, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये व्याकरण में इस तरीके से नहीं बोला जा सकता, लेकिन आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि सर बकलोली बात बता रहे हैं, नहीं, आपको मैं सिखाने के उद्देश्य से बोलता हूं। अगर व्याकरणिक त्रुटि हमसे होती है तो आपके सिखाने के उद्देश्य से होती है, बल्कि व्याकरणिक रूप से बोला जाए तो मैं एक भी शब्द गलत ना बोलूं। ठीक है, केवल सिखाने के लिए बोलता हूं। छोटा बड़ा आ और बड़ा ओ बोल रहा हूं, बड़ा ओ कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन बोल रहा हूं। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, बड़ा ओ का निर्माण होगा। ठीक है, ये हो जाएगा महोषध। क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण मैं और दे देता हूं आपको। ठीक है, जलधन ओध। क्या दे देता हूं, जलधन ओध। जलधन ओध। अब जलधन ओध क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जल में अंतिम वर्ण आ रहा है और ओ में पहला शब्द ओ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। क्या किसका उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, हो जाएगा जलौध। क्या हो जाएगा, जलौध। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण क्या है, महाधन ओजस्वी। क्या है, महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी। महा में अंतिम वर्ण आ, ओ इसका पहला वर्ण ओ आया, आ के बाद ओ या ओ आया तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, बड़ा ओ। तो बड़ा ओ जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, महोजस्वी। क्या हो जाएगा, महोजस्वी। ठीक है, महोजस्वी होगा कि महोजस्वी होगा, बताइए। ये सही है कि गलत है, भैया गलत है। क्या है, गलत है, महोजस्वी होगा। हमेशा औ का निर्माण हो रहा है तो यहां भी बड़ा ओ लगाइए, महोजस्वी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण आपके साथ जो भी बुक हो आप उससे देखिएगा, समझिएगा, प्रयास करिएगा समझने का। उदाहरण मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। सीमित संसाधनों के साथ मैं आपके बीच हूं और उम्मीद करता हूं सीमित संसाधनों के बीच भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और लगातार सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, तो हम बेहतर आपके लिए ही करते रहेंगे और बेहतर करने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आज 2 संधि मैंने पढ़ाया और संधि का बेसिक मैंने क्लियर किया। कल जो है स्वर संधि पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगा कि
अगर आपके सामने मुश्किलें हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपको मतलब यहाँ पे उत्पन्न किए हैं उन्होंने आपसे बेहतर प्लान बना करके उत्पन्न किया होगा। अगर आप कहीं पर सफल हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आपके लिए वो पहले से भी बेहतर प्लान बनाए हैं। जो भी होता है, जो भी ईश्वर आपके लिए करते हैं, चाहे गलत करते हैं चाहे सही करते हैं, वो भविष्य के लिए बेहतर ही होता है। बाद में आपको समझ में आता है कि यार वहाँ पर बेहतर हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ। एक बार पुनः आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद निशांत ज्ञान को देते रहिएगा। निशांत ज्ञान को इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के दिल में पहुंचने की आकांक्षा है, और निश्चित रूप से आप सभी लोग सफल होंगे। और यह सफलता आप किसी के सहारे नहीं, आप अपने काबिलियत और अपने बाहुबल के दम पर लिखेंगे, किसी के भरोसे नहीं लिखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्टडी पर फोकस करनी है, बेहतर को और बेहतर बनाना है। मैं हमेशा जो भी देता हूँ सर्वश्रेष्ठ देता हूँ, और हो सकता है हमसे भी सर्वश्रेष्ठ कई लोग देते होंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रयास है कि सर्वश्रेष्ठ को और सर्वश्रेष्ठ किया जाए, ठीक है। जब भी मैं आऊँगा हमेशा सर्वश्रेष्ठता को लेकर के आऊँगा। और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी अपनी गली का मोची बनिए, लेकिन मोची भी सर्वश्रेष्ठ बनिए। जहाँ भी जिस भी समाज में रहिए, उस समाज में हमेशा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई होने वाला ना हो, ठीक है। ये बातें हमारी ध्यान रखिएगा। हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करो। आपके सामने कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।